हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का, जो कि परीक्षा में हर बार पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है, ऑप्टिक्स से रिलेटिव है। तो आपके बोर्ड पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करें अथवा सिद्ध करें न्यू बराबर साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 बटे साइन a/2। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ हम खास बात आपसे करना चाहेंगे, तब जा करके हम जो है इस प्रश्न पर आएंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, प्रिज्म किसे कहते हैं बताइए। प्रिज्म, ये प्रिज्म है। वैसे इसको हम सांकेतिक तौर पर इस तरह से हम प्रिज्म को दर्शाते हैं, पर वास्तव में प्रिज्म किसको कहते हैं। तो प्रिज्म जो होता है उसमें 5 फलक या 5 सतह होते हैं। ठीक है। अब 5 फलक और 5 सतह किस प्रकार से होते हैं, एक सेकंड आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ये देखिए, अब देख सकते हैं, अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें क्या होता है कि एक आयताकार सरफेस इधर होगी, एक इधर हो गया, 2 हो गया, और एक नीचे की तरफ सरफेस हो गया, 3 सरफेस हो गया। तो इसमें 3 आयताकार सतह होता है। ठीक है। और आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए, एक त्रिभुजाकार सतह है और इस तरफ एक त्रिभुजाकार सतह है। तो 3 आयताकार सतह और 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म में 5 फलक या 5 सतह होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह का सिंबॉलिक तौर पर हम आपको जो है यहाँ पर बना करके दिखाते हैं। देखिए, ये नीचे वाली सरफेस हो गई आयताकार, देखिए अगर आप फील कर सकते हैं तो फील करेंगे। एक आयताकार सतह ऐसे, एक ऐसे, 2 आयताकार सतह हो गया, एक नीचे फर्श पर 3 आयताकार सतह हो गया, और सामने वाला देखो, ये त्रिभुजाकार सरफेस है और ये भी क्या है, त्रिभुजाकार सरफेस है। ठीक है। तो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। और ये अंदर से खोखला नहीं होता है, पूरा तरह से ग्लास यानी कांच से भरा हुआ होता है। ठीक है ना, एक ठोस होता है, ठोस। तो ये प्रिज्म है, इसी का सिंबॉलिक तौर पर हम ये बना देते हैं। अगर हम इसको देखना चाहें तो सामने से पोर्शन जो है सामने से ऐसा ही दिखेगा। तो ये एक प्रिज्म है। ठीक है। तो प्रिज्म में खास बात क्या देखने को मिलता है, तो प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है ना, तो आप लोग पढ़े होंगे, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वो अपने 7 रंगों की पट्टी में या 7 रंगों का वर्णपट या स्पेक्ट्रम बनाती है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और इस घटना के दौरान बनने वाली 7 रंगों की पट्टी को हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रिज्म है, और जब इनसे श्वेत प्रकाश गुजरती है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रिज्म में अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो बाहर में आपको पता है कि हवा है, एयर है, हवा, और ये जो होती है विरल माध्यम होती है, और अंदर क्या है, कांच। कांच जो होता है वो ठोस होता है, ये सघन माध्यम होती है हवा के तुलना में, और बाहर फिर है ना हवा है। तब जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरती है तब क्या होता है, देखिए आपतित किरण है, ये आने वाली किरण आपतित किरण है। आपतित किरण है ना, इस सतह पर ABC एक प्रिज्म मान लेते हैं हम, है ना, AB इसका अपवर्तक सतह हो गया। आपतित किरण जिस भी बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु पर आपतन बिंदु होता है, और आपतन बिंदु पर हमेशा सतह के लंबवत एक रेखाखंड खींची जाती है, जिसे अभिलंब कहते हैं। तो AB एक सतह है ना, तो इस सतह ऐसा है, तो इस पर लंब कैसे खींचेंगे, जैसे कि एक सपोज कीजिए, एक बात को आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस पर हमने क्या किया है, इसको लंब डाला हुआ। लंब मतलब इसके दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ क्या होगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर हम इस सरफेस को तिरछा कर दें, इस तरह से कर दें,
तो देखिए अभिलंब भी तिरछा हो गया। इसी प्रकार से इस सतह पर अगर हम लंब डालेंगे तो कैसा होगा लंब बताइए। तो लंब बिल्कुल इस तरह से होगा। देखो ये हो गया लंब, सतह के लंबवत एक रेखाखंड खींचे जिसको हम अभिलंब कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये श्वेत प्रकाश है ना, प्रिज्म से होकर के गुजर रही है, जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर सतह के है ना लंबवत एक रेखाखंड खींचा जाता है, इसको हम अभिलंब कहते हैं। अब प्रकाश की किरण क्या होगा, विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, ये अभिलंब है ना, इसको जाना चाहिए था सीधे, पर ये अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, इस बिंदु पर आपतित हुई, इस बिंदु पर भी क्या होगा, आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत एक रेखाखंड खींचा जाएगा जिसको अभिलंब कहेंगे। अब जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है, तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर भाग गई। ठीक है, तो ये चूंकि श्वेत प्रकाश है और प्रिज्म से होकर गुजर रही है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है ना। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं या वर्णपट कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस तरह से 7 रंगों की पट्टी बनती है ना। और जो 7 रंगों की पट्टी बनती है उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और आपको पता है बैजानी तीनाला, शॉर्ट में इसको ये बोलते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। भिपजियोर भी कहते हैं इसको, भिपजियोर है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 7 रंगों की पट्टी बनती है। ठीक है, ये वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाती है इस घटना को। तो ये प्रिज्म है और इसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, मान लीजिए ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म से एक वर्णी प्रकाश गुजर रही है। कौन सा प्रकाश गुजर रही है, एक वर्णी। एक वर्णी मतलब एक कलर वाली प्रकाश गुजर रही है। ठीक है, जिस बिंदु पर किरण आपतित होगी वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाएगा। और आपतन बिंदु पर सतह के है ना, सतह के लंबवत एक रेखाखंड खींची जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो क्या होगा बताइए, हवा से कांच में जा रही है, बाहर हवा है, ये प्रिज्म है जो कि कांच है, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो इस तरफ झुक जाएगी। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक गई, जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन प्रिज्म आने की वजह से प्रकाश का अपवर्तन होगा और फिर जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब इस बिंदु पर किरण आपतित हुई है, यहाँ पर भी अभिलंब खींचा जाएगा, ये अभिलंब खींचा गया। ठीक है, इसको डॉट डॉट में खींचे। अब बाहर हवा है तो क्या होगा, है ना, कांच से हवा में जा रही है, मतलब सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर भागेगी। ये अपवर्तन की घटना है तो आप जानते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, ये पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है और आर एस निर्गत किरण है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, आई। ठीक है, और ये आपका अपवर्तित किरण है और ये आपका अभिलंब है, तो अपवर्तन कोण हो गया R1, ये भी हो गया R2। अब ये निर्गत किरण है और अभिलंब है, तो इसके बीच में जो कोण बनता है वो निर्गत कोण है, क्या, ये। तो आपतन कोण और निर्गत कोण सदैव बराबर होता है। आपतन कोण और निर्गत कोण सदैव क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, ये आपका आपतित किरण है, आपतित किरण है ना। अगर हम निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं, अगर हम निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को हम डेल्टा कहते हैं, जो कि विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। इसका डिफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपतित किरण जितने कोण से मुड़ करके निर्गत किरण का निर्माण करती है ना, उस कोण को जितने कोण से मुड़ करके, देखिए किरण जा रही थी, आपतित किरण जितने कोण से मुड़ करके निर्गत किरण का निर्माण करती है उस कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। उस कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। और इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये विचलन कोण है। अब एक बात जरा ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये जो ग्राफ है
ये आपतन कोण का है, इस दिशा में प्रदर्शित हो रहा है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और इस दिशा में विचलन कोण रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो जरा समझिएगा, जब आपतन कोण और विचलन कोण के बीच जब ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ इस प्रकार से बना, परवलयाकार। जरा ध्यान दीजिएगा। अब जरा होता क्या है, यहां पर अगर आपतन कोण है तो बताइए विचलन कोण यहां पर होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपतन कोण यहां पे आ गया तो बताइए विचलन कोण यहां पर हो गया। देख रहे हैं? तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटते जा रहा है। यहां पर आइए, यहां पर आइए, यहां पर आपतन कोण है और ये आपका क्या हो गया, विचलन कोण हो गया। फिर आगे बढ़े हम, यहां पर आपतन कोण, देखिए आपतन कोण का मान बढ़ गया और विचलन कोण का मान देखिए अब यहां पर आ गया। देख लीजिए, अब फिर आपतन कोण बढ़ा और विचलन कोण का मान देखिए यहां पर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या देख रहे हैं आप देखिए क्या देख रहे हैं कि आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटते जाता है। देखिए ये विचलन कोण को दर्शा रहा है, तो आपतन कोण यहाँ पर, तो विचलन कोण यहाँ पर, आपतन कोण यहाँ पर, विचलन कोण डाउन हुआ, आपतन कोण यहाँ पर, विचलन कोण और डाउन हुआ, नीचे जा रहा है विचलन कोण। आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटते जाता है। ठीक है, ज्यों ज्यों आपतन कोण का मान बढ़ते जाता है त्यों त्यों विचलन कोण का मान घटते जाता है। उसके बाद फिर अचानक से फिर क्या होता है, आपतन कोण के मान बढ़ने से है ना विचलन कोण का भी मान बढ़ने लगता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब उस विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम मान को ही हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण का मान कहते हैं, या न्यूनतम विचलन के नाम से उसे दर्शाते हैं। क्या बताएं हम, आपतन कोण का मान ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटता जाता है। फिर अचानक से आपतन कोण के बढ़ने पर विचलन कोण का मान बढ़ता चला जाता है। एक विशेष स्थिति में, खास स्थिति में आपतन कोण का मान, एक आपतन कोण के उस मान के लिए जहां पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन जब होता है तो क्या क्या चीज होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। न्यूनतम विचलन में क्या होता है कि आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों आपस में बराबर होता है। उसके बाद ये जो PQ आपतित किरण है और RS जो निर्गत किरण है उसकी दिशा क्या होती है, देख लीजिए। उसकी दिशा देखिए, ये आधार की तरफ आ रही है, आधार की तरफ झुक गई। एक बात, दूसरी बात, आपतन कोण है ना, जितना प्रिज्म से कोण बनाते हुए आपतित होती है उतना कोण बनाते हुए निकल भी जाती है। एक बात। अच्छा, अगला बात क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर मान लीजिए ये प्रिज्म है, ठीक है ना, ये प्रिज्म है और प्रिज्म का जो है ना दो कोण आपस में समान है, आधार का दो कोण आपस में क्या हो गया, समान हो गया। तब क्या होता है, जो आपतित किरण होती है, समझ रहे हैं ना, और जो अपवर्तित किरण होती है वो प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। कब, जब प्रिज्म के आधार का दोनों कोण आपस में बराबर होता है तो प्रिज्म के अंदर जो प्रवेश करने वाली किरण होती है वो प्रिज्म के आधार के समांतर होती है और तब जाकर के किरण निर्गत होती है। तो तीन चार बात हमने आपको बताया है ना। आपको हमने प्रिज्म अपवर्तन समझाया, फिर आपको न्यूनतम विचलन के बारे में समझाएं और न्यूनतम विचलन के लिए कुछ खास बात बताएं। आपतन कोण निर्गत कोण आपस में समान होता है, जितना कोण बनाते हुए आती है आपतित किरण प्रिज्म पर उतना कोण बनाते हुए निर्गत हो जाती है। अगर प्रिज्म का आधार का दो कोण समान हो तो अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। ठीक है, चलिए, इतनी जानकारी के बाद अब हम इस व्यंजक को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करें। फिर देखिए, सबसे पहले
आपको ना फिगर पर कमांड होना चाहिए। फिगर बड़ी ध्यान से समझिएगा। ये एक प्रिज्म है, इसका नाम लिख दिए हम ABC। दिख रहा है ना, ABC क्या है? एक प्रिज्म है। ये आने वाली किरण है, PQ आपतित किरण है। PQ कौन किरण है? आपतित किरण है, ठीक है। PQ कौन किरण है? आपतित किरण। अब ध्यान से समझिए, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत एक रेखाखंड खींची जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों? अभिलंब हो गया, ठीक है ना। अभिलंब हो गया बाबू। अब जरा ध्यान से समझना, ये अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण हो गया। प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन प्रिज्म है ना, रास्ते में क्या है? प्रिज्म है। तो क्या हो जाएगी? किरण आधार की ओर मुड़ जाएगी, है ना। जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये आधार की ओर मुड़ गई, ठीक है। इस बिंदु पर किरण आपतित हुई, इस बिंदु पर भी सतह के लंबवत एक रेखाखंड खींचेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब। ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। अब किरण, चूंकि देखिए ये ग्लास है, ये कांच है, ये सघन माध्यम है, बाहर हवा है, इधर भी बाहर हवा है, तो क्या होगा? विरल माध्यम है, तो क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगी, तो ये अभिलंब से दूर निकल गई। कोई दिक्कत? PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है, और इस पॉइंट का नाम दिए हम S। RS क्या है? RS जो है आपका, है ना, निर्गत किरण है। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम। अब ध्यान दीजिएगा, PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है, RS निर्गत किरण है, ठीक है। अब देखिए, निर्गत किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो क्या होता है बताइए? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। हम आपको डेफिनेशन बताएं कि आपतित किरण जितने कोण से मुड़ करके निर्गत किरण का निर्माण करती है, उस कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये आपका नाम दे देते हैं। इसका नाम M हो गया, इसका नाम O हो गया, इसका नाम N हो गया। तो MO अभिलंब है, NO अभिलंब है, और ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम हम मान लेते हैं कितना? इसका मान लेते हैं हम T। क्या मान लिया हम इसको? T मान लिया। कोई दिक्कत? चलिए, और ये वाला पॉइंट है, इसको हम U मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझिए, देखिए इसको आपको लिखना है। माना कि ABC एक प्रिज्म है, PQ आपतित किरण है ना, QR अपवर्तित किरण है, RS निर्गत किरण है। कोण PQM आपतन कोण है, जिसका मान कितना है? I, ठीक है। कोण RQO अपवर्तन कोण है, R1। कोण QRO, इस कोण का मान हो गया R2। कोण NRS, ये आपका निर्गत कोण है, निर्गत कोण का मान हो गया E, ठीक है। चलिए, और मान लेते हैं प्रिज्म का कोण कितना है? A। प्रिज्म का कोण कितना है? A, बड़ी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आप लोग एक थ्योरी पढ़े होंगे। अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि मान लीजिए कि ये एक आपका त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज है और त्रिभुज की ये बढ़ाई गई भुजा है, ठीक है। तो त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा से त्रिभुज पर जो कोण बनता है, उस कोण को हम कहते हैं बहिष्कोण। क्या कहते हैं? बहिष्कोण। ये मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। तो ये बहिष्कोण है और ये कोण 3 है और ये 1 और 2 है। तो बताइए बहिष्कोण के दूर में कौन कौन है? तो ये तो बगल में कौन हो गया ना, दूर हो गया 1 और 2। और एक थ्योरी है, बहिष्कोण दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा बताइए? तो बहिष्कोण बराबर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर देखिए क्या है, वही सेम फॉर्मूला होगा। चूंकि बहिष्कोण दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होती है,
इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, बहिष कोण हो गया डेल्टा इज इक्वल टू दूरस्थ कोण। तो दूरस्थ कोण हो गया मेरा ये वाला कोण और ये वाला कोण। देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज का नाम है टी क्यू आर। त्रिभुज टी क्यू आर में हम ना त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, ठीक है। एक सेकंड फिर से त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। त्रिभुज टी क्यू आर में, त्रिभुज टी क्यू आर में क्या बोले हम, बहिष कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए ये त्रिभुज टी क्यू आर का बहिष कोण मेरा क्या हो गया डेल्टा। अब दूरस्थ अंतः कोण, तो ये वाला तो कोण नहीं आएगा, ये वाला कोण आएगा, ये वाला कोण। अब जरा समझिए, आप पढ़े हैं जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताइए ये कोण आई है तो ये पूरे कोण आई हो जाएगा, ये पूरे कोण आई हो गया, हाँ या ना। ये पूरे कोण कितना हो गया बच्चों, आई हो गया। अब हमको बस इतना सा कोण निकालना, इतना सा कोण क्या हो जाएगा, इतना सा कोण R1 है, इतना सा निकालना है तो हम I में R1 घटा देंगे। तो इस कोण का जो वैल्यू हो जाएगा, इस कोण का जो वैल्यू हो जाएगा I माइनस R1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कोण क्या है, E है, ये पूरे कोण क्या होगा E, इतना सा वैल्यू R2 है, इस कोण का वैल्यू क्या होगा बच्चों E माइनस R2, ठीक है। बढ़िया से समझिए। तो बहिष कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बहिष कोण के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, I माइनस R1 प्लस क्या हो जाएगा, देखो E माइनस R2, E माइनस R2। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा बराबर, अब देखिए I वाले और E वाले को एक साथ करेंगे, R1 और R2 वाले को एक साथ करेंगे तो I प्लस क्या हो जाएगा E माइनस कॉमन, माइनस R1 की जगह पे प्लस R1, माइनस R2 की जगह पर प्लस R2। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में यहां पर एक शर्त लगाएंगे, आप लोग पढ़े हैं, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है बच्चों, I और E बराबर हो जाता है। अभी हम आपको बताए थे कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। दूसरी बात, मान लेते हैं कि जब I और E बराबर हो गया तो R1 और R2 भी बराबर होगा। तो R1 बराबर R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, R। तो बताइए क्या हो गया, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू I प्लस I, E की जगह पे हम I लिख सकते हैं, I प्लस I कितना I हो जाएगा, 2I हो जाएगा, माइनस R1 की जगह पर भी R लिखिए, R2 की जगह पर भी R, तो R प्लस R कितना R हो जाएगा, 2R हो जाएगा। कोई दिक्कत, 2R हो गया। चलिए इससे हमको I निकालना है, तो I कैसे निकालेंगे, माइनस 2R इधर जाएगा, प्लस 2R हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा, है ना, डेल्टा मिनिमम प्लस 2R, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो I बराबर निकल गया डेल्टा मिनिमम प्लस 2R/2। आगे बढ़ जाए हम, चलिए ये है मेरा कौन कौन, आपतन कोण। आपतन कोण का वैल्यू हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक चतुर्भुज दिख रहा होगा आपको AQOR, चतुर्भुज AQOR में, चतुर्भुज AQOR में आप जानते हैं चतुर्भुज के गुणधर्म से, चतुर्भुज के गुणधर्म से चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो कोण RAQ, कोण RAQ प्लस कोण AQO, कोण AQO प्लस, है ना, QOR, कोण QOR प्लस कोण ORA, कोण ORA इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अब RAQ नहीं पता है, RAQ का RAQ लिख दिए, AQO चेक करो, AQO। अच्छा आप बताओ, ये MO अभिलंब है ना, MO क्या है, अभिलंब,
और आपको पता है अभिलंब, इस अभिलंब का मतलब लंब, सतह पर लंब खींचा गया है। इसका मतलब देखिए इधर 90 तो इधर भी 90, तो ए क्यू ओ मेरा 90 हो गया, 90। क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर की जगह क्यू ओ आर लिख दिए। ओ आर ए, ओ आर ए, देखिए ये एनो मेरा अभिलंब है, ये सतह पर अभिलंब डाला गया है, तो ई पट्टी कितना हो गया बच्चों 90, तो ई पट्टी भी 90 हो गया, मतलब ए आर ओ भी कितना हो गया बताइए 90, है ना। क्या हो गया ए आर ओ या ओ आर ए कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, बराबर कितना हो गया 360। तो कोण आर ए क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर 90 90 180, उधर जाएगा क्या होगा 360 माइनस 180, तो आर ए क्यू प्लस क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री निकलेगा। समीकरण कितना मान लिया इसको हम 1। चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान दो, अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज का नाम है क्यू आर ओ। इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा। अब त्रिभुज क्यू आर ओ में, त्रिभुज क्यू आर ओ में त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज के गुणधर्म से त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, मतलब है ना। कोण आर क्यू ओ, आर क्यू ओ प्लस क्यू ओ आर, क्यू ओ आर प्लस ओ आर क्यू, ओ आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इसको हमने समीकरण कितना मान लिया 2। अच्छा वैल्यू रख सकते हैं आर क्यू ओ, आर क्यू ओ के जगह पे हम R1 लिख सकते हैं, क्यू ओ आर के जगह पर हम क्यू ओ आर लिख सकते हैं, और ओ आर क्यू के जगह पर चेक करो, ओ आर क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं R2 बराबर 180 डिग्री। चलिए इसको समीकरण हम 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिए। दायां दायां पक्ष बराबर है, इसलिए बायां बायां पक्ष क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो बताइए क्या होगी, कोण आर ए क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर R1 प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस R2। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये क्यू ओ आर कट गया। अब आर ए क्यू चेक करो, यहाँ देखिए आर ए क्यू के जगह पे आप सीधा ए लिख सकते हैं, तो हमने सीधा क्या लिख दिया ए बराबर R1 प्लस क्या हो गया R2, ए बराबर। अब ध्यान दीजिए R1 और R2 R के बराबर है, तो इसके जगह पे R प्लस R कितना हो गया 2R, है ना। इससे R का मान कितना निकल गया a/2। R क्या है अपवर्तन, ठीक है। चलिए अब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम पढ़े हैं आप लोग, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक बराबर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं ना। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल पर स्थित होते हैं। दूसरा स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता है आप जानते ही हैं, है ना। स्नेल का नियम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो किसी विशेष रंग के किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन होता है। साइन का साइन म्यू बराबर साइन का वैल्यू साइन हो गया, आई की जगह पर क्या लिख सकते हैं आई का मान लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा एक चीज और, ए बराबर 2r है, तो 2r के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए ए लिख सकते हैं। तो साइन का साइन आई के जगह पर डेल्टा मिनिमम प्लस 2r के जगह पर ए लिख दिए, बटे कितना हो गया 2 बटे साइन। अब चेक करो, यहाँ ध्यान दो r है, r के जगह पर क्या है a बटे 2, तो हमने लिख दिया a बटे। और इस प्रकार से है ना प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक।